भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26/11 हमले पर बोलते हुए यूएनएससी को जमकर लताड़ लगाई है और गुस्से में काफी कुछ उन्होंने अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान को भी सुनाया है। अब यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि भारत ने इतना गुस्सा क्यों दिखाया, जिसके चपेट में पाकिस्तान तो रहा ही रहा, चाइना और अमेरिका भी आ Your Excellency, Mr. Vladimir Voronkov, UN Under-Secretary General for Counter-Terrorism, important civil society stakeholders who have traveled across the world for this briefing, Ambassador Ruchira Kamboj, Excellencies, ladies and gentlemen. Let me begin by thanking all of you for traveling to Mumbai to attend this informal briefing. है क्योंकि चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत को आंतरिक मुद्दे में उलझाकर भारत के विकास की गति को रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया है और कहीं ना कहीं दुनिया भर के देश इसमें शामिल हैं। अपना फायदा देख करके, अपना लाभ देख करके पार्टी बदलना, ये तो वैसे पुराना एकदम अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान के बारे में जैसे इंसान होता है ना, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, वैसे ही पाकिस्तान के साथ में ये चीज़ तो चिपक गई। पूरी दुनिया जानती है कि इस टाइप का ये देश है, ये हमेशा अपनी पार्टी बदलता रहता है। भारत के साथ भी ये अक्सर करता रहा है और अभी फिर से एक बार मुंह उठा करके ऐसे ही चला आया। ये कोशिश करते हैं कि इनको पता है, पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तानी मीडिया इतना ज़्यादा, पाकिस्तानी मीडिया और रिएक्शन इतने ज़्यादा भारत में देखे जाते हैं कि भारतीयों तक मैसेज पहुंच जाएगा और कुछ भारतीय हैं जो इसको देख करके पिघल भी जाएंगे। अरे वाह, देखो कितने अच्छे लोग हैं, चाहते हैं कि दोस्ती होनी चाहिए। पता नहीं हमारे ही सरकार में कैसे लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ पे कैसे ऑफिसर से लेकर सब कुछ हैं, पता नहीं क्यों दोस्ती नहीं करते। करनी चाहिए, ऐसा लोग सोचने लग जाएंगे, इनको लगता है। और ये सच भी है, एक हद तक कुछ लोग ऐसा सोचने लग भी जाते हैं भारत में। दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर जब भी भारत कार्रवाई करने की मांग करता है तो चीन अपनी वीटो पावर लगाकर उन आतंकियों को बचा लेता है जो पाकिस्तान में छिपे बैठे हुए हैं और अमेरिका अपने फायदे के लिए उन्हें पाल पोष रहा है। दरअसल गुस्सा इस बात का भी है कि आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और इससे भारत को बहुत बड़ा खतरा। The reality that terrorism continues to exist and expand points to an underlying truth that terrorism continues to get the necessary financial resources to thrive. In this regard, therefore, I would like to make 5 points for the committee's consideration. 1. Effective and sustained efforts at countering terror financing. साथ ही ये भी बताया कि बदला अभी बाकी है। एस जयशंकर ने आतंकियों को बचाने के लिए सीधे तौर पर अमेरिका पर निशाना साधा और बता दिया कि यूएनएससी पूरी तरीके से फेल रहा है। खबर पर आते हैं और विस्तार से बात करते हैं कि क्या कुछ कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद को लेकर मुंबई में एक बैठक हुई और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए कहा, Effectively curb terror financing. Today, the Counter-Terrorism Committee will also be hearing from experts on countering financing of terrorism in the local and regional context. Excellencies, ladies and gentlemen, we all know that money is the lifeblood of terrorism. Terrorist organizations require funds and resources to maintain their organizational functioning and undertake activities. कि ये वैश्विक संस्था कई मामलों में आतंकवादियों पर बैन लगाने में नाकाम रही है क्योंकि राजनीति आड़े आ गई। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज भी मुंबई आतंकी हमले के सूत्रधारों को बचाया जा रहा है और उन्हें सजा नहीं मिल सकी है। एस जयशंकर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान और यूएनएससी में चीन की ओर से वीटो के इस्तेमाल की ओर ही था। साथ ही अमेरिका पर भी उनका निशाना था। 2008, the UN Security Council met and in one voice condemned this act of cross-border terrorism and said, I quote, the members of the Council underline the need to bring perpetrators, organizers, financiers and sponsors of these reprehensible acts of terrorism to justice and urged all states to cooperate with Indian authorities. एस जयशंकर ने बयान देते हुए सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कहा कि मुंबई पर हुआ हमला सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर ही अटैक था। इस हमले से पहले कुछ देशों के नागरिकों की पहचान की गई थी और उन्हें ही मौत के घाट उतारा गया। अब इस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हर सदस्य को एक तरह से आतंकवाद ने चुनौती दी। Is at the heart of the issue of countering terrorism. Normative efforts at the UN
need to be coordinated through collaboration with other fora like the Financial Action Task Force, FATF, and the Egmont Group. 2. We need to ensure that the effective and transparent functioning of the Security Council's sanctions regime and make sure that they are not rendered ineffective for political reasons. जयशंकर ने आगे भी कहा कि इस हमले में भारतीय पुलिस बलों के 18 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा ताज होटल के 12 स्टाफ मेंबर्स की जान चली गई थी। सुरक्षा कर्मी भी अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए थे। इस मौके पर हम शहीदों को नमन करने के साथ ही उनकी बहादुरी को भी सलाम करते हैं। We can never compromise. I'm confident that today's briefing on this important aspect of combating terrorism will assist the international community in that direction. I thank you for your attention. Led by the United Nations to address this threat holistically and collectively. Terrorism is a serious threat to international peace and security, indeed to the entire humanity. We have heard the voices of its victims today. Their loss is immeasurable and can never be made up. उनका साफ कहना था कि आतंकवाद को लेकर ये दोहरा रवैया जिसके चलते ये सारी मुश्किलें आ रही हैं। मुंबई के होटल ताजमहल पैलेस में बैठक में एस जयशंकर ने मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और आम नागरिकों को पहले तो श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली, जो कि चाइना और पाकिस्तान को चुभने वाला था और अमेरिका को आईना दिखाने वाला था। इस दौरान Objective and evidence-based proposals for listing of terrorist groups, especially those that curb their access to financial resources, must be seen through. 3. International cooperation and concerted action against terrorists and their sponsors, including through dismantlement of terrorist safe havens, sanctuaries, training grounds, and financial and ideological as well as political support structures, are critical imperatives to defeat this scourge. However, it is incumbent on us as responsible members of the international community to remember their trauma and to persevere in our efforts to bring the perpetrators of terrorism to justice. We owe this to every victim of terrorism across the world. Even as the Mumbai terrorist attacks were unfolding on 28 November, and other member states who have joined us today in an expression of solidarity, together we should send out the message that the international community will never give up on holding terrorists accountable and delivering justice. 26/11 will never ever be forgotten. वैसे तो इनके नेता, इनके यहाँ के रिलीजियस लीडर्स, इनके यहाँ के पूरी तरीके से फौज हो, मतलब पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशंस, ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस, जो इनके प्रोफेसर्स भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो इनके स्कूलों में टीचर भी होते हैं, नॉर्मल स्कूलों की बात हो रही है, मदरसों की बात नहीं हो रही, वो भी हमेशा से ही ऐसा बताते आए हैं पाकिस्तानी बच्चों को बचपन से ही कि अरे हम असल में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं भारत से, हम जो हैं वो भारत के आगे बहुत तेज़ हैं, हम सारी जंग जीते हैं, हम सब कुछ। तो बचपन से ही इतना ज़्यादा उसको कर दिया जाता है कि वो मानने को तैयार ही नहीं होता है कि भारत उनका कुछ कर भी सकता है। वो हमेशा से ही सोचता है कि हाँ हम तो जो है विश्व विजेता टाइप की कौम है और हम हमेशा जीतते रहे, हमने तो पाकिस्तान भारत और काफ़ी सारी उसकी ज़मीन भी हड़प ली, ऐसा भी ये इनके यहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो एक टाइम के बाद ऐसी ही बेवकूफ़ी के बाद जब कहीं से पता चलती है किसी पाकिस्तानी को बात कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब टोटल फेक है, फ्रॉडबाजी है, पाकिस्तान भी बंद सिर्फ इसलिए गया क्योंकि भारत के यहाँ पे कुछ लोग थे बड़े ही बुरी सोच वाले थे, जिनको कुर्सी तक पहुँच गए थे, काबिल लोगों को कुर्सी तक पहुँचने नहीं दिया गया। और ब्रिटेन का बहुत बड़ा रोल था इसमें, ब्रिटेन का बहुत बड़ा रोल था इसमें, सिर्फ ब्रिटेन का नहीं, विश्व की कई शक्तियों का। जो ब्रिटेन उस टाइम पे चाहता था कि ये अगर अलग हो जाएंगे तो 10, 20, 30, 40 साल बाद ऐसा ही करते हम फिर से आ जाएंगे, फिर से राज करने लगेंगे। और वहीं पीछे अमेरिका जैसे देशों का भी था कि हाँ अगर ये कम से कम 2 कंट्रीज रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो इंटरनल फाइट नहीं होगी, जो फाइट इंटरनल है ना, एक रिलीजियस लाइन खींची है ना भारत में भी, वो नहीं रहेगी। और ये बॉर्डर पे लड़ेंगे। बॉर्डर पे कैसे लड़ेंगे? हथियारों से लड़ेंगे, हथियार हमसे खरीदेंगे।
ये ही सोच के चलते पाकिस्तान बन गया, वरना पाकिस्तानी 1 इंच जमीन पे भी नहीं होते। अगर पाकिस्तान की मांग भी होती ना, सब आगे खैबर पख्तूनख्वा के आगे जितने मांगने वाले थे पाकिस्तान शायद फेंक देती भारतीय फौज और पंजाब सिंध पर, या पंजाब को शायद बहुत छोटे से हिस्से को दे देते साथ में केपी के, जाओ उधर ही अफगानिस्तान में तो वहीं रहो जाके, यहाँ कोई जरूरत नहीं आने की। ऐसा संभवतः हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से हमने इतने सारे राज्य जीते, अब भारत था ही नहीं तैयार। अगर आप देखोगे ना नीचे ग्राउंड तक में, सिर्फ कुछ जैसे नेताजी थे, नेताजी ने अपनी आज़ादी फौज बनाई थी, वो सब बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी पूरे सिस्टम को आप देखो तो नीचे तक में एक तैयारी नहीं थी कि हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं या पूरी तरीके से आज़ादी हम लेके ही रहेंगे, लड़के ही रहेंगे। उसमें कई सारे फैक्टर थे। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये था यूके की या उस टाइम के ब्रिटेन की इकोनॉमी तबाह हो गई थी, उसके पास में पैसा नहीं था भारत को चलाने के लायक, उसका क्रेडिट हिटलर को भी जाता है। लेकिन भारत आप देखो जब यहाँ पे आज़ाद हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और उनकी भी तो खैर उनका तो जितना उनको तो एकदम चरण वंदना है। उन्होंने इतनी मेहनत से भारत में कितने थे, जूनागढ़ भी अलग होना चाहता था, भोपाल भी अलग होना चाहता था, हैदराबाद ये वो इधर उधर कितने सब थे। और ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटे अच्छे खासे आंदोलन हुए, खूब खून बहा है इस देश में इन राज्यों को, इन रियासतों को अलग होने की मांग को लेकर के, लेकिन फिर भी नहीं होने दिया गया। तो इतना सब छीना जा सकता था, वो पुर्तगालियों से गोवा छीना जा सकता था, पौंडीचेरी छीना जा सकता था, तो उधर भी काफ़ी कुछ हिस्सा छीना जा सकता था। कम से कम लैंडलॉक तो पाकिस्तान को किया ही जा सकता था अगर चली होती, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों की ज़्यादा चली होती, बाकी जो थे आलतू फालतू के लोग उनकी कम चली होती तो ऐसा हो जाता। लेकिन आलतू फालतू वालों की ज़्यादा चली, जिसकी वजह से हमने देखा ये एक बिगड़ैल सा कुछ लावारिस टाइप का बच्चा था पाकिस्तान जो हो गया, और फिर उसके बाद से पूरी दुनिया से खिलाती रही, खिला पिला के बड़ा भी करती रही। अब जाकर के जब अपनी नौकरी करने का टाइम आया तब ये मार खा रहा है, वरना हमेशा बड़ा सा तो लाड प्यार से अमेरिका ने और वेस्ट ने पाल करके रखा था पाकिस्तान को।